हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की थ्योरी डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें उसकी कुछ टर्म्स या डेफिनेशंस थी जो हमने डिस्कस की। तो हम यहाँ पढ़ेंगे टाइम एनालिसिस। इस टाइम एनालिसिस पर ही हमारे न्यूमेरिकल्स डिपेंड होते हैं। जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हमारा टाइम एनालिसिस के अंदर ही आएगा। तो टाइम एनालिसिस अगर हम CPM और PERT यहाँ पर दो टॉपिक स्टडी करेंगे, दोनों के लिए डिनोशन डिनोमिनेटर एक जैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं। अगर हम इस टाइप से लिखते हैं आई जे ये एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें यहाँ होता है आई और यहाँ होता है जे, और यहाँ कोई एक्टिविटी का टाइम होता है जिसे हम लिखते हैं TIJ। तो IJ लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्टिविटी है जिसमें आई हमारा टेल है और जे हमारा हेड है। तो ये अगर किसी ने लिख दिया 1 2, इसका मतलब क्या हो, 1 हमारा टेल और 2 हमारा हेड। हम यहाँ से देख सकते हैं क्या है, 1 2, किसी ने लिख दिया 5 6 टेल हेड, और इनके बीच में कोई एक एक्टिविटी हो रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट में TIJ, ये उस IJ एक्टिविटी का टाइम है कि उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। TIJ उस एक्टिविटी का कंप्लीशन टाइम। अगर मैं लिख दिया T 5 6, इसका मतलब 5 6 एक्टिविटी को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो डिनोट कर रहा है। ESIJ, ES का मतलब होता है अर्लीस्ट स्टार्ट। तो ES अब जहाँ लिखा होगा वहाँ लिखा होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। EF अर्लीस्ट फिनिश टाइम, LS लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और LF लेटेस्ट फिनिश टाइम। यहाँ दो टर्म यूज होती है, ई और एल। ई का मतलब अर्लीस्ट, एल का मतलब लेटेस्ट। एक हो रही स्टार्ट और फिनिश, एस का मतलब स्टार्ट और एफ का मतलब फिनिश। ऐसे यहाँ स्टार्ट और फिनिश, कोई भी टास्क स्टार्ट कहाँ हो रहा है, फिनिश कहाँ हो रहा है। अर्लीस्ट और लेटेस्ट दो टर्म यहाँ हम यूज करेंगे। तो अब हम इसमें कुछ डिनोशन देखते हैं। फॉरवर्ड पास रूल, फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन या फॉरवर्ड पास रूल। जो फॉरवर्ड पास रूल किया यूज किया जाता है वो अर्लीस्ट टाइम के लिए किया जाता है। मीन्स फॉरवर्ड वाले से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ई, जिसमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी होगा और अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी होगा। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम किस किस कौन से वाले रूल में है? ये हमारा फॉरवर्ड पास रूल। फॉरवर्ड पास रूल का मतलब है आगे जाने वाला, फॉरवर्ड जाएगा। तो इसमें जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारा सबसे स्टार्टिंग नोड होता है 1, यहाँ पर हम ई की जो वैल्यू होती है उसे 0 लेके चलते हैं। 0 से हमेशा स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड एक्टिविटी पर जा रहे हैं और यहाँ पॉइंट 2 पर पहुँच गए हम और इसका टाइम दिया हुआ है 5, तो जो हम इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा ये टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट है जो, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस जो टाइम इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में लगा था, टाइम आई जे। सो अर्लीस्ट फिनिश क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ जो ई की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पर जो ई की वैल्यू होगी वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा हमारा। नेक्स्ट वैल्यू हम अर्लीस्ट फिनिश जो कैलकुलेट करेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस टाइम होगा। अगर किसी भी नोड पर, किसी भी इवेंट पर एक से ज़्यादा इनकमिंग एरो है तो उन सभी वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हम उसे कंसीडर करेंगे। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा
ये एरो, ये एरो यहाँ है, ये एरो यहाँ है। 1 2 3, इसको टाइम कंप्लीट होने लगता है 2, इसको लगता है 3, इसको लगता है 2। ठीक, तो यहाँ से ई की वैल्यू स्टार्टिंग में तो क्या होगी, 0। अब मैं अगर 2 पॉइंट पर देखूँ, इस 2 पॉइंट पर जो हमारे इनकमिंग एरो ही कितने हैं, इस 2 पॉइंट पर सिर्फ एक ही एरो आ रहा है। तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू कैलकुलेट होगी, 0 प्लस कितना टाइम लगा, 3 इज इक्वल टू 3। अब उसके बाद 3 की अगर हम बात करें, 3 पर एक एरो ये है और एक एरो ये है। पहले मैं इस वाले एरो से वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। इससे कैलकुलेट करने के लिए ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था एरो, 2 पॉइंट से। तो 2 पॉइंट पर जो ई की वैल्यू है वो है 3, प्लस टाइम कितना लगता है, 2। सो टोटल ई की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब मैं सेकंड वाले एरो से कैलकुलेट करता हूँ। सेकंड वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट से, और फर्स्ट पर ई की वैल्यू 0 और प्लस इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 2। ये कितना हो गया, 2। अब 3 पॉइंट पर मेरे पास ई की दो वैल्यू आ गई, एक आई 2 और एक आ गई 5। इनमें से जो वैल्यू मेरी मैक्सिमम होगी उस वैल्यू को मैं कंसीडर करूँगा। तो यहाँ पर यही है कि अगर किसी भी नोड पर एक से ज़्यादा वैल्यू होती है तो उनमें से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी हम उसे कंसीडर करें। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पास रूल। सिमिलरली एक आता है बैकवर्ड पास रूल या बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। बैकवर्ड पास किसके लिए होता है, लेटेस्ट के लिए। यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम या फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। फॉरवर्ड रूल से ई कैलकुलेट किया था, बैकवर्ड से एल कैलकुलेट किया। और बैकवर्ड पास रूल में हमेशा एंड पॉइंट से स्टार्ट किया जाता है। नेटवर्क डायग्राम के एंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहां ये डायग्राम खत्म हो रहा है, और वहां पर एल की वैल्यू सेम होगी जो वैल्यू हमारी ई की है। ऐसे ये कोई सपोज नेटवर्क डायग्राम इस टाइप से बन गया था, वैसे रफ एग्जांपल लिया मैंने, 1 2 3 4, 1 3 2 2 5, ये टाइम थे। तो ई की वैल्यू यहाँ पर 0, सेकंड पॉइंट पर पहुंचे ई की वैल्यू 3, थर्ड पर पहुंचे ई की वैल्यू इधर से 5, इधर से 1, तो 5 कंसीडर करेंगे। और यहाँ पहुंचे ई की वैल्यू 5 प्लस 3 8 और 5 प्लस 2 7 8। ई की वैल्यू हमने फॉरवर्ड पास रूल से ऐसे कैलकुलेट कर दी। अब जो हम बैकवर्ड पास रूल अप्लाई करेंगे वो एंड पॉइंट से अप्लाई करेंगे। एंड पॉइंट पर जो एल की वैल्यू होगी 8, एंड पॉइंट पर जो एल की वैल्यू आएगी वो सेम वैल्यू होगी जो हमारी ई की वैल्यू है। एंड पर क्या वैल्यू होगी, ई और एल की इक्वल होगी, और लास्ट वैल्यू को एल जे से डिनोट करेंगे। और जब एल स्टार्टिंग कैलकुलेट करेंगे तो एल जे माइनस टी आई। पहले वाले में क्या कर रहे थे, हम टाइम को ऐड कर रहे थे क्योंकि हम आगे जा रहे थे टाइम जोड़ के। अब हमें क्या करना है, टाइम को माइनस करना है क्योंकि हम वापस आ रहे हैं। 3 पॉइंट पर अगर मैं एल की वैल्यू की बात करूंगा तो 8 माइनस 2 6। अगर मैं 2 पॉइंट पर एल की बात करूंगा, 6 माइनस 2 4 और 8 माइनस 5, एक वैल्यू आ गई 4 और एक आ गई 3। तो बैकवर्ड पास रूल में जब हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं तो उन दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम होगी उसे कंसीडर करेंगे। सो यहाँ क्या कंसीडर करेंगे हम, मिनिमम वैल्यू। दोनों रूल में फॉरवर्ड पास रूल में ई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मल्टीपल वैल्यू आने पर मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करते हैं। बैकवर्ड पास रूल में एल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और मल्टीपल वैल्यू आने पर हम मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ई की इनिशियल वैल्यू में टाइम को ऐड करते हैं और
एल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एल जे में से टाइम को माइनस करते हैं। ये हमारे नेटवर्क डायग्राम जब हम बनाएंगे वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे ही यूज करने होंगे आपको। ये हो गए हमारे टाइम। अब जो कैलकुलेशंस करते हैं वहाँ कैलकुलेट करते हैं फ्लोट और स्लैग। अब फ्लोट को अलग अलग टाइप के फ्लोट कैलकुलेट करते हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। जो ये फ्लोट होता है ये हमारे ई और एल का डिफरेंस होता है, या तो अर्लीस्ट हो दोनों या दोनों लेटेस्ट हो। तो फ्लोट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट एंड अर्लीस्ट एक्टिविटी टाइम। लेटेस्ट और अर्लीस्ट एक्टिविटी टाइम का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा फ्लोट। इसमें यहाँ ध्यान देना है क्या है, अर्लीस्ट और लेटेस्ट एक्टिविटी टाइम, जो हमारी एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी ये है हमारी, एक्टिविटी और इवेंट में कन्वर्ट कन्फ्यूजन हो रहा है। ये एक्टिविटी है और ये क्या है हमारा इवेंट। अर्लीस्ट और लेटेस्ट एक्टिविटी टाइम का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा फ्लोट। और जो सिलेक्ट होता है ये भी ई और एल का डिफरेंस होता है, बट फर्क क्या है, ये हमारा होता है इवेंट पर। इवेंट पर जो डिफरेंस होगा वो आएगा स्लैक, और एक्टिविटी पर जो डिफरेंस होगा ई और एल का वो हमारा आएगा फ्लोट। तो बेसिक अगर डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस यही है कि सिलेक्ट किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इवेंट के लिए, और फ्लोट किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, एक्टिविटी के लिए। अब ये तो एक सिंगल फ्लोट हो गया। फ्लोट भी कई टाइप के होते हैं। फ्लोट हमारे कई टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है टोटल फ्लोट, और शॉर्ट में हम लिख देते हैं इसे टोटल फ्लोट। ठीक है, टोटल फ्लोट जो होता है वो हमारा या तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का डिफरेंस होगा, या लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम का डिफरेंस होगा। इनका जो डिफरेंस होगा या तो दोनों स्टार्ट लेंगे स्टार्ट टाइम, या दोनों फिनिश टाइम। इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी 1 से 2, यहाँ ई की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 5, यहाँ ई की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 11। ये कोई एग्जांपल है। तो जो मैं टोटल फ्लोट कैलकुलेट करूँगा वो मेरा टोटल फ्लोट होगा ई और एल का डिफरेंस, या तो फिनिश पॉइंट पर या तो इस पॉइंट पर। ये हमारा सॉरी, ये हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और ये हमारा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम या अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का डिफरेंस, या लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम का डिफरेंस, 6 माइनस 0 या 11 माइनस 5, दोनों का डिफरेंस बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो टोटल आ जाएगा 6 ही आएगा डिफरेंस। तो टोटल फ्लोट हमारा 6 हो जाएगा। फ्री फ्लोट दूसरा होता है फ्री फ्लोट। ये होता है फ्री फ्लोट का जो फॉर्मूला आएगा टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट सिलेक्ट। हेड इवेंट कौन सा है हमारा इसके लिए, ये हेड है, ये हमारे लिए हेड है। और इसका जो स्लैक होगा, स्लैक होता है एल माइनस ई, इसका स्लैक कितना आ जाएगा 5। तो फ्री फ्लोट हमारा हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। टोटल फ्लोट कैसे कैलकुलेट किया था, इसमें से ये माइनस कर दिया था, या इसमें से ये माइनस कर दिया था। फ्री फ्लोट कैसे कैलकुलेट किया, टोटल फ्लोट की वैल्यू में से इन दोनों का डिफरेंस वो माइनस कर दिया। तीसरा था इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या होता है हमारे पास, इंडिपेंडेंट फ्लोट इज इक्वल टू फ्री फ्लोट
माइनस टेल इवेंट सिलेक्ट। अब कौन सा सिलेक्ट लेंगे हम, ये वाला सिलेक्ट, टेल इवेंट सिलेक्ट। तो टेल इवेंट सिलेक्ट की बात करें, 1 - 5 - 0, 5 इज इक्वल टू -4, और किसी भी फ्लोट को माइनस में कंसीडर नहीं करते, इसे लेंगे इक्वलेंट टू 0। तो ये न्यूमेरिकल में और ज़्यादा क्लियर होंगे जब हम न्यूमेरिकल कंसीडर करेंगे कि न्यूमेरिकल में कैसे कैसे इनकी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अब दो मेथड हम अभी तक बोल रहे थे कि हम पढ़ेंगे सीपीएम और पर्ट, सीपीएम और पर्ट, ये दो अलग अलग टॉपिक है, एक सीपीएम है एक पर्ट है। जो सीपीएम है वो है क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, और वो नेटवर्क डायग्राम हम जो गिवन डेटा है उसकी हेल्प से बनाते हैं। गिवन डेटा हमें न्यूमेरिकल में दिया होगा कि नेटवर्क डायग्राम बनाना है, ये आपके गिवन डेटा है, तो सबसे पहले हमने बना दिया नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम या एरो डायग्राम। उसके बाद उस नेटवर्क डायग्राम का टाइम हमें दिया होता है, फिक्स टाइम दिया होता है, वहाँ कोई प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक है कि टाइम हमें दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट होने में हमें कितना टाइम लगेगा। उसके बाद हम उसका टाइम लिख देंगे, क्या टाइम दिया है। इस टाइम की हेल्प से हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास रूल अप्लाई करेंगे, और उस फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास रूल की हेल्प से अर्लीस्ट स्टार्ट और फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट और फिनिश टाइम हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क डायग्राम। उस नेटवर्क डायग्राम की हेल्प से हम ई एस टी, ई एस टी, एल एस टी, ई एफ टी, एल एफ टी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम एक टेबुलर फॉर्म में एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में सभी फ्लोट, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और सभी एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करेंगे, और हर एक पॉइंट पर सिलेक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सिलेक्ट और फ्लोट दो चीज़ पड़ी थी, हम सिलेक्ट कैलकुलेट करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एल और ई का जो डिफरेंस होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारा जो क्रिटिकल पाथ होगा वो पर्टिकुलर पाथ होगा जहाँ जहाँ पर हमारा सिलेक्ट जीरो होगा, जहाँ जहाँ पर ई और एल का जो डिफरेंस होगा वो हमारा जीरो आएगा, उस पर्टिकुलर पाथ को हम बोलेंगे क्रिटिकल पाथ। और उस क्रिटिकल पाथ पर जो टोटल ड्यूरेशन होगी, उस क्रिटिकल पाथ पर जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होगी हम उसे बोलेंगे टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, और क्रिटिकल पाथ होगा जहाँ जहाँ स्लैक हमारा जीरो होगा। ये हमारा है सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। अब अगर पर्ट की बात करें, यहाँ हमें क्या था कि टाइम जो था किसी भी एक्टिविटी का टी आई जे, वो एक कांस्टेंट वैल्यू दी हुई थी जो कि एक डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू थी। बट पर्ट में जो टाइम दिया होता है वो डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू नहीं होती, वो प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू होती है। मीन्स एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट होने की तीन टाइम दिए होते हैं, तीन अलग अलग टाइम दिए होते हैं। तो पर्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और इस पर्ट में जो हम यूज करते हैं हमें तीन अलग अलग टाइम दिए होते हैं। सबसे पहला टाइम है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, सबसे पहला जो टाइम है हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये होता है कि अगर सारी कंडीशंस आपके फेवर में हो जाएं, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चले, जब उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो हमारा होगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एक तरह से हम एग्जांपल के उस पर देखिए, ट्रैफिक सिग्नल में आप कहीं 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, और उस 10 किलोमीटर में आपको एकदम खाली रोड मिल जाए तो आप सबसे
कम टाइम में वहाँ पहुँच सकते हो, वो आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में मिनिमम से मिनिमम कितना टाइम लगेगा। तो जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है सबसे मिनिमम टाइम है, इससे कम टाइम में कोई टास्क पॉसिबल नहीं है। दूसरा टाइम आता है मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम ये होता है कि जो हमारी नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, जैसे हम 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और जो नॉर्मल हमारा ट्रैफिक होता है, उस नॉर्मल ट्रैफिक में हम जा रहे हैं, उस नॉर्मल ट्रैफिक में जो जितना टाइम लगेगा वो हमारा मोस्ट लाइकली टाइम होगा। और मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा ही होता है कि हमें मोस्ट लाइकली टाइम ही लगता है, क्योंकि हम इतने बड़े लीडर नहीं है कि हमारे लिए रोड खाली होगा या कुछ भी होगा। हम नॉर्मल कंडीशन में ही चल रहे हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में हमें जो टाइम लगेगा वो हमारा होगा मोस्ट लाइकली टाइम। और प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में जो एवरेज टाइम लगता है, ना तो कंडीशन आपके फेवर में हो ना आपके अगेंस्ट हो, जो एवरेज टाइम लगता है उसे बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम, और इसे डिनोट करते हैं टीएम से। ऑप्टिमिस्टिक टाइम को डिनोट करते हैं टीओ से। तीसरा टाइम होता है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम ये होता है कि सारी कंडीशन आपके अगेंस्ट हो जाए, आप उसी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं और आपके चलने से पहले उस रोड पर एक्सीडेंट हो गया और ट्रैफिक एकदम जाम हो गया, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो टाइम उसमें लग सकता है वो होगा आपका पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक सबसे मिनिमम होगा, ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली इंटरमीडिएट टाइम होगा, और पेसिमिस्टिक टाइम सबसे मैक्सिमम टाइम होगा। ऑप्टिमिस्टिक में सारी कंडीशंस आपके फेवर में हैं और पेसिमिस्टिक में सारी कंडीशंस आपके अगेंस्ट हैं। तो यहाँ ये ग्राफ बनाया हुआ है कि जो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम होता है वो बहुत कभी कभी होता है ऐसा हमारे साथ। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे मिनिमम टाइम में हम कंप्लीट कर दें या सबसे मैक्सिमम टाइम में हम कंप्लीट कर दें। मोस्टली जो टास्क कंप्लीट होता है वो हमारा मोस्ट लाइकली टाइम में ही कंप्लीट होता है। अगर इन्हें हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में देखें, ये वन और ये वन, ये फोर, अगर हम 6 टोटल पार्ट वो ट्रांजेक्शन ले रहे हैं तो उसमें से 4 टाइम ऐसा होगा कि आप मोस्ट लाइकली टाइम में कंप्लीट कर रहे हो, वन टाइम ऐसा होगा आप ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम में कंप्लीट कर रहे हो। एक तरह से ये कह सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो 4 टाइम्स होती है, इसके अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी 4 टाइम्स होती है। अब पार्ट में हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, ये तो टाइम की बात हो गई, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सीपीएम, और सीपीएम में क्या होता था, सिर्फ एक टाइम होता था और जिसे हम डिनोट करते थे टी आई जे से। बट पर्ट में क्या है, पर्ट में हमारे पास 4 टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। तो अब इन 3 टाइम से तो हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कैलकुलेशन किससे की है, सिर्फ एक सिंगल टाइम से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन 3 टाइम को कन्वर्ट करके एक सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे नेटवर्क डायग्राम तो हम बना ही देंगे जो हमें कंडीशन दी हुई है, उसके बाद एक एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, टी नॉट प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी एम प्लस टी पी डिवाइडेड बाई 6। इससे अब हमारे पास क्या हुआ, एक सिंगल टाइम आ गया, और जब एक सिंगल टाइम आ गया तो हम ई कैलकुलेट कर सकते हैं और एल कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्लीस्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम की हेल्प से। फॉरवर्ड पास रूल एंड बैकवर्ड पास रूल की हेल्प से हम ई और एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी माइनस टी नॉट अपॉन 6 का होल स्क्वायर। इससे हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद हम जेड की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड कैलकुलेट कर सकते हैं, और जेड का फॉर्मूला होता है टी एस माइनस टी ई अपॉन सिग्मा। टी एक्स ये जो टाइम होता है ये हमें न्यूमेरिकल में दिया होता है कि प्रोजेक्ट को
इतने दिनों में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये तो हमें न्यूमेरिकल में दिया होगा। टी ई, ये जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये नेटवर्क डायग्राम से कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हम वेरिएंस की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद सिग्मा कैलकुलेट कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, इसका समेशन, जितने भी सिग्मा स्क्वायर हमने कंसीडर किए होंगे उनकी हेल्प से। ये सीपीएम और पर्ट दोनों हो गए, उनसे रेस्पेक्टिव दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स। तो हम पहले यहीं तक पढ़ते हैं और इनके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं कि सीपीएम का न्यूमेरिकल होगा कैसे सॉल्व होगा, पर्ट का जो न्यूमेरिकल होगा उसे हम कैसे सॉल्व करें। पहले हम इनके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं।